हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका कहती है, अपनी बेटी से कह देना कि उसके डैडी ने उसकी मम्मा से बात करके मना लिया है, उसे किताबें मिल जाएंगी। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, लेकिन तुम दोनों फिलहाल मुझे थोड़ा वक्त दो, उसके बाद ही तुम दोनों की डिमांड पूरी होगी। रोहित अनिका की बात पर झट से उसके सिर पर घूमते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, वरना मुझे तो लगा था कि इस बार मैं तुम दोनों के बीच फंस ही गया हूँ। कुछ देर दोनों इसी तरह से बैठे रहते हैं। रोहित को अनिका के साथ इस तरह चुपचाप बैठकर वक्त बिताना बेहद पसंद था। अनिका रोहित के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी हथेली पर अपनी उंगलियों से शरारतें करने लगती है, जिससे रोहित को मीठी गुदगुदी होने लगती है। रोहित कहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारी याददाश्त का जाना एक अच्छा इंसिडेंट था। इसी बहाने मुझे मेरी अनिका का वक्त और प्यार दोनों मिल पा रहे हैं। फिर एक पल रुक कर आगे कहता है, हाँ यह भी सच है कि यह सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मेरे लिए ही था। मुझे अभी भी जब कभी यह बात याद आ जाती है कि तुम मुझे तलाक देने के लिए तैयार थी तो मेरी रूह कांप जाती है। रोहित की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह रोहित के जिस हाथ से खेल रही थी उसी हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर सीने से लगा लेती है। फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोहित को अनिका की इन हरकतों से बेहद सुकून मिल रहा था। रोहित अच्छी तरह जानता था कि अनिका शब्दों में प्यार जताना नहीं जानती थी। उसकी केवल इन्हीं हरकतों से उसके प्यार को समझा जा सकता है। रोहित अपने दूसरे हाथ को अनिका के चेहरे पर रख लेता है और कहता है, आई लव यू सो मच अनिका, तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। अनिका ना तो खुद शब्दों में प्यार जताती थी और ना ही खुद ज़्यादा देर तक ऐसी स्थिति को संभाल पाती थी। कुछ ही पलों बाद वह बात को बदलते हुए कहती है, मुझे तुमसे प्रीति के बारे में बेहद ज़रूरी बात करनी है। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि आज तुम तो इस प्रॉब्लम को तुम्हारे साथ डिस्कस करूं। अनिका अभी भी उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। अब रोहित भी अपना सिर अनिका के अपने कंधे पर रखते हुए सिर की तरफ झुका लेता है और कहता है, बताओ मैं सुन रहा हूँ। अनिका कहती है, तुम अच्छी तरह जानते हो प्रीति के पास अपना परिवार कहने के लिए हम सबके अलावा और कोई नहीं। प्रीति अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब वह अपना खुद का एक नया परिवार बना सके जिसे वह अपना कह सके। रोहित अनिका की बात ध्यान से सुनते हुए लगातार अपने हाथों की उंगलियों को अनिका के सिर के बालों में हल्के हल्के से घुमा रहा था। अनिका आगे कहती है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। रोहित कहता है, प्रीति की शादी कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तब होती है जब लड़का ढूंढना होता है। ओमकार एक अच्छा लड़का है और उससे बेहद प्यार भी करता है। फिर एक पल रुक कर एक जरूरी सवाल पूछ बैठता है, क्या तुम्हें इस रिश्ते में कोई खामी नजर आती है? अनिका जवाब देती है, यह बात नहीं है। दरअसल ओमकार प्रीति से शादी करने से पहले फाइनेंशियली एक्सप्रेस होना चाहता है और यह सही भी है। रोहित पूछता है, क्या मैं ओमकार को इसका बिजनेस खड़ा करने में मदद करूं? अनिका कहती है, नहीं यह बात भी नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है। इतना कहकर फिर चुप हो जाती है। अब रोहित कहता है, तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। मुझे मेरी अनिका परेशान हो यह बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मुझे सिर्फ समस्या बताओ, उसका सोल्यूशन मैं खुद कर लूँगा। अनिका कहती है, ओमकार के माता पिता अपने बेटे के लिए उनके स्टैंड से मैच कर सके एक ऐसे परिवार की लड़की चाहते हैं। सनी का कमरा, मारवा हाउस। मुक्ता का यह मैसेज पढ़ने के बाद की मुक्ता ने अपनी फ़ोन की सेटिंग चेंज की है ताकि सनी उसकी फ़ोटो देख सके। सनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह मन ही मन सोचता है, मुझे उस लड़की की सूरत ही नहीं देखनी जिसमें दिल नाम की कोई चीज़ ही ना हो। जाने अनजाने में वह एक ऐसी लड़की से नफरत करने लगा था जिसे आज तक वह पहले कभी मिला ही नहीं था। फिर सनी अपना लैपटॉप उठाकर कुछ काम करने बैठ जाता है, लेकिन काम करते हुए भी लगातार उसके दिमाग में मुक्ता के भेजे हुए मैसेज घूम रहे थे। तभी वह सोचता है, बात सही ही है। अगर मैं उस लड़की की फ़ोटो देख लूँगा तो उसे पहचानने में आसानी होगी। अब जब यह सोच ही लिया है कि हमें उससे मिलना है तो मिलने के बाद भी उसकी सूरत देखनी ही होगी। जब सूरत देखनी ही है तो पहले देखने में भी क्या बुराई है। तभी शनि के मन में एक और ख्याल आता है। अब यह बात हर तरह से 100% कन्फर्म हो गई है कि यह लड़की अच्छी तरह जानती है कि मुझे बीती बातें याद नहीं हैं। मैं इसका चेहरा भी भूल चुका हूँ। यह सोचकर सनी अपना फ़ोन उठाता है और मुक्ता की डेस्कटॉप फ़ोटो देखने के लिए मुक्ता की डीपी पर क्लिक करता है। अनिका रोहित का बेडरूम, मारवा हाउस। अब रोहित की आवाज़ में गर्व झलकता है और वह पूछता है,
क्या ओमकार के माता पिता का स्टैंडर्ड रोहित मारवा के स्टैंडर्ड से भी ऊंचा है? फिर एक पल रुक कर कुछ सोचने के बाद दोबारा बोलना शुरू करता है। प्रीति हमारे घर की बेटी है। प्रीति की शादी हमारी जिम्मेदारी है। यह शादी उनकी सोच से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगी। उनसे कह दो कि निश्चिंत रहें। रोहित मारवा अपनी पत्नी अनिका गुलेरिया के साथ खुद कन्यादान करेगा। फिर अपनी आवाज़ को सामान्य करते हुए मुस्कुराकर कहता है, या फिर अब तुम यह चाहती हो कि हम दोनों लड़की के माँ बाप बनकर रिश्ता लेकर जाएं? रोहित की बात पर अनिका को हंसी आ जाती है। फिर एक पल रुक कर वह आगे कहती है, अभी ओमकार शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उन लोगों से बात करने का क्या फ़ायदा? लेकिन अगर उनसे बात नहीं की तो वह प्रीति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रोहित कहता है, वह तो बात इतनी आगे निकल चुकी है, पर मेरी अनिका को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि रोहित मारवा की कस्टडी में वह प्रीति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और दूसरी बात यह है कि ओमकार अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे वक्त चाहिए। लेकिन हम सगाई तो कर सकते हैं, इससे तो उसे कोई ऐतराज़ नहीं होगा, ना बशर्त इसमें मेरी बीवी की रजामंदी हो। रोहित की यह बात सुनते ही अनिका की आंखें चमकने लगती हैं। रोहित आगे कहता है, इससे ओमकार के घर वालों के मन को भी शांति मिल जाएगी और वह कोई हर्क करने की हिमाकत भी नहीं कर पाएंगे। फिर एक सेकंड के लिए रुक जाता है और कुछ सोचकर आगे कहता है, मैं कल ही चिराग को कह दूंगा कि वह मारवा परिवार के स्टैंडर्ड के हिसाब से सगाई की सभी तैयारियां शुरू कर दें। फिर एक बार फिर से कुछ पल रुककर कहता है, क्या हम अपनी बहन का रिश्ता लेकर ओमकार के माता पिता से बात करने के लिए कल चलें? अनिका मासूमियती से कहती है, हम कल नहीं जा सकते, और हम सिर्फ कल ही नहीं बल्कि अगले 7 दिनों तक कहीं नहीं जा सकते। क्या तुम भूल गए? अनिका के ऐसा कहते ही रोहित को याद आता है कि कल से उन्हें 7 दिन तक मीटिंग अटेंड करनी है। वह कहता है, ठीक है, तब हम 8वें दिन चलेंगे। अनिका कहती है, यह दोनों के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। अब रोहित को एक बार फिर से आकाश का ख्याल हो जाता है और वह अनिका से कहता है, अगर मेरी बीवी की समस्या का हल हो गया हो तो क्या मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल सकते हैं? अनिका झट से जवाब देती है, तुम्हारे सवाल इतने ज़रूरी नहीं है जितना कि इस वक्त तुम्हारे लिए आराम करना ज़रूरी है। टिश्यूज़ को होने में वक्त लगेगा और उसके लिए पूरी नींद होना बेहद ज़रूरी है। चलो अब जल्दी से लेट जाओ। ऐसा कहकर अनिका पीछे हो जाती है और रोहित को लेटने के लिए इशारा करती है। रोहित अपनी जगह से खिसते हुए लेटने लगता है और बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे सवाल, वह इससे आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही अनिका उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे, अभी सो जाओ। अब रोहित के पास अनिका का आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह चुपचाप लेट जाता है। मारवा हाउस से 1 किलोमीटर दूर वैंटी में यह सुनते ही योगेश गुस्से से पागल हो जाता है। अपनी जगह से खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपने पैरों को पटकने लगता है, दीवारों पर घुसे मारने लगता है और फिर सामान उठाकर उन्हें इधर से उधर फेंकने लगता है। फिर गुस्से से कहता है, ये कैसे हो सकता है? उसकी याददाश्त उसके पास कैसे नहीं हो सकती? माँ साहब अपना सारा गुस्सा हम पर उतारे। कुछ देर तक इसी तरह अपना गुस्सा वहाँ मौजूद चीज़ों पर निकालता चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह शांत होता है तो उसके साथ मौजूद एक्सपर्ट हर्षिता कहती है, माँ साहब का गुस्सा हम पर तभी निकलेगा जब हम खुद जाकर उन्हें यह खबर सुनाएंगे। अगर हम यहीं से उन्हें यह ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दें तो हमारे पहुंचने से पहले उनका गुस्सा शांत हो चुका होगा। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, हम वैसे भी माँ साहब की आज्ञा के बिना यहाँ से हिल नहीं सकते। यह रिकॉर्डिंग भेजने के बाद अगर माँ साहब को लगेगा कि हमें यहाँ से हटना चाहिए तो वह हमें बुला लेंगी, अन्यथा हमें यहीं रुककर किसी और सबूत के लिए इंतजार करना होगा। हर्षिता की बात सुनकर योगेश का गुस्सा और भी शांत हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वह कहता है, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है, हमें यही करना चाहिए। तुम एक काम करो, यह रिकॉर्डिंग अभी के अभी भेज दो, और हाँ, उसे विविध काया को भी उनके कमरे से बाहर निकाल लो। उसकी सुरक्षा भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि उसे हमारी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम उसे उजागर नहीं कर सकते। अनिका और रोहित का बेडरूम, मारवा हाउस। रिकॉर्डिंग दमयंती देवी को भेजने के बाद हर्षिता विविध को अनिका के बेड के नीचे से निकालने लगती है। तभी अनिका को फिर से वही आवाज़ सुनाई देने लगती है जो वह कई बार सुन चुकी थी। हालांकि अनिका को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती थी, लेकिन आज अभी तक उसे अपनी आंखें बंद नहीं की थी, क्योंकि वह मन ही मन प्रीति और ओमकार के सरप्राइज के बारे में सोच रही थी। अनिका यह आवाज़ सुनते ही झट से बैठ जाती है
और बेड की साइड टेबल लैंप को ऑन कर देती है। इस वक्त तक विविध काया बालकनी की तरफ खुलने वाले दरवाजे तक पहुंच चुका था। अनिका को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ बालकनी के दरवाजे से बाहर गई है। वह अपनी जगह से उठती है और वहां जाकर देखती है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। वह बालकनी के बाहर की तरफ दीवारों पर भी झांक लेती है, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। अनिका अपने कमरे में वापस लौट आती है। अब तक उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो जरूर है जो उसकी आंखों से छुपा हुआ है। अब अनिका के मन में सवाल यह था, वह चीज़ क्या है? रोहित भी अभी तक पूरी तरह नींद के आगोश में नहीं गया था। उसे बंद आंखों से ही इस बात का एहसास हो जाता है कि अनिका अचानक से उठकर तेजी से बालकनी की तरफ गई थी। जब अनिका वापस अपने बेड पर लौट आती है और साइड लैंप बंद कर देती है, तब रोहित बंद आंखों से ही पूछता है, क्या हुआ अनिका? आर यू ओके? अनिका रोहित के कंधे पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर अपना एक हाथ उसके ऊपर रख लेती है और कहती है, हाँ सब ठीक है। सुबह सुबह ही सभी डाइनिंग हॉल में दिखाई दे रहे थे। वह सभी लगभग एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे थे। डाइनिंग हॉल में नियत समय से काफ़ी पहले पहुंचने के लिए सभी के पास अलग अलग कारण थे। भूमि और कौटिल्य जाने से पहले एक दूसरे से कुछ ज़रूरी बात करना चाहते थे। यह खास वजह थी कि वह इतनी जल्दी डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। वहीं पर प्रीति जाने से पहले अनिका के साथ विश्व के इलाज में सहायक के तौर पर काम करने वाली थी। इधर सनी भी प्रीति को मुक्ता से हुई बातचीत के बारे में बताना चाहता था। वहीं रोहित मारवा बाहर निकलने से पहले एक बार चिराग मेहता से मिल लेना चाहता था। सभी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहने के बाद ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सभी अपने अपने दिमाग में चल रही उधेड़-बुन में इतने मगन थे कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। यह खामोशी देखने लायक थी। अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद जैसे ही अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है, प्रीति भी उसके साथ ही खड़ी हो जाती है और फिर अनिका के पीछे पीछे चल पड़ती है। प्रीति को इस तरह जाते हुए देखकर सनी का मन होता है कि वह उसे रोक ले, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि सबके सामने ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ऐसा करने पर उसे सभी को बताना पड़ सकता है कि आखिर उन सबके बीच चल क्या रहा है। इसलिए वह सिर्फ प्रीति को जाते हुए देखता रह जाता है। ठीक इसी वक्त चिराग भी वहां आ पहुंचता है। अब तक रोहित भी अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था। रोहित भी अपनी जगह से खड़ा होता है और चुपचाप चिराग के साथ मीटिंग हॉल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद सनी भी वहां से अपना सा मुंह लेकर अपने रूम में लौट जाता है। अब वहां सिर्फ भूमि और कौटिल्य बचते हैं। अब डाइनिंग हॉल में छाई हुई खामोशी टूटती है। कौटिल्य भूमि से कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। भूमि कहती है, हाँ कहो, मुझे भी तुमसे उस काली चीज के बारे में बात करनी है। इसके बाद भूमि और कौटिल्य एक साथ उठकर कौटिल्य के रूम में चले जाते हैं। कौटिल्य लैपटॉप ऑन करता है और उसके बाद भूमि से कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने हर जगह के कैमरे को विजिलेंस किया जहां जहां पर अनिका मौजूद थी। कल वह काफी देर तक डाइनिंग हॉल में मौजूद थी, करीब 2 से 3 घंटे तक, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं या संदेहास्पद चीज दिखाई नहीं दी। वहां ब्लैक शाइनिंग मटेरियल की कोई वस्तु मौजूद नहीं थी। अब भूमि कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल यही मैंने भी किया और मुझे भी कहीं पर भी वह चीज़ दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि मैंने घर के बाकी कैमरा भी टाइम टू टाइम चेक किए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है कि मौका मिलते ही हमें इस बारे में रोहित और अनिका से बात करनी चाहिए। अगर हम सबूत ढूंढने के चूक में रहे और इसी दौरान कोई हादसा हो गया तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं रह जाएगा। तभी कौटिल्य कहता है, मुझे चिंता अनिका और रोहित की नहीं है, क्योंकि वह दोनों अपने आप में एक फौज के बराबर हैं। वह अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। मुझे चिंता है बच्चों की। तभी भूमि कहती है, कहे तो तुम सही रहे हो, चिंता की बात तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसका निशाना अनिका है तो यहाँ 2 बातें हैं। एक, आज या तो वह चीज़ अनिका का पीछा करते करते हमारे साथ मीटिंग में पहुँचेगी। दूसरा, अगर टारगेट अनिका है तो बच्चे सेफ हैं। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, खैर जो भी है वह चीज़ है बहुत चालाक, हम जानबूझकर किसी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकते। इसके बाद दोनों किसी गहरी सोच में खो जाते हैं। फिर कौटिल्य कहता है, हमें यहाँ से जाने से पहले बच्चों की सुरक्षा का बंदोबस्त करना ही चाहिए। माना कि वह अपने घर में बेहद सुरक्षित है, लेकिन यह चीज़ जो कुछ भी है घर के अंदर ही घूम रही है। हम यह भी नहीं जानते कि यह कितनी खतरनाक है। भूमि कहती है, मैं भी यही सोच रही हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं एक काम करती हूँ, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोल देती हूँ। मैंने सोच लिया है कि इन 7 दिनों तक उनका सुरक्षा घेरा चक्रव्यूह की तरह होगा। वहाँ रोहित मारवा मीटिंग हॉल में पहुंचने के बाद राउंड टेबल की फ्रंट चेयर पर बैठ जाता है और चिराग को अपने सामने बैठने के लिए इशारा करता है।
चिराग बैठ जाता है। फिर चिराग कहता है, जी सर बताइए मुझे क्या करना है। रोहित कहता है, तुम्हें एक फंक्शन की तैयारी करनी है। तुम्हारे पास लगभग 10 से 15 दिन है। सभी तैयारियां हमारे मारवा परिवार की शान और शौकत के हिसाब से होना चाहिए। मेहमानों के लिए बेहतर से बेहतर गिफ्ट्स का अरेंजमेंट किया जाए। चिराग मेहता पूछता है, सर किस ओकेजन के हिसाब से गिफ्ट का अरेंजमेंट करना है? मेरा मतलब है कि हम किस अवसर पर यह फंक्शन रख रहे हैं। अगर इसका उपलक्ष्य पता होगा तो तैयारियां करने में आसानी होगी। रोहित कहता है, सगाई के लिए। रोहित की बात सुनकर चिराग के चेहरे पर हैरानी आ जाती है और वह कहता है, जी सर। रोहित कहता है, सही सुना तुमने, सभी तैयारियां बिल्कुल सीक्रेट तरीके से हो। यह ओमकार और प्रीति के लिए सरप्राइज होगा। और याद रहे, मारवा परिवार अपने घर से लड़की का कन्यादान करने वाला है, तो तैयारी लड़की वालों के हिसाब से हो। सारी बात सुनने समझने के बाद चिराग कहता है, जी सर, सब कुछ समय पर हो जाएगा। ऐसे अरेंजमेंट होंगे कि यह एंगेजमेंट सभी को याद रहे। अब रोहित गहरी सोच में चला जाता है। चिराग अपनी जगह पर बैठा बैठा उसकी तरफ देखता जाता है। कुछ देर बाद रोहित चिराग से कहता है, यह बताओ कि वह पीक पॉइंट कौन सा होगा जब एक लड़के के माता पिता अपने बेटे की पसंद की लड़की को उसकी ज़िंदगी से बाहर करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। चिराग कहता है, सर मुझे लगता है जब उन्हें अपने लड़के के लिए अपनी पसंद की कोई लड़की मिल चुकी हो। रोहित कहता है, तो तुम्हारा दूसरा काम यह है कि पता करो ओमकार के लिए वह दूसरी लड़की कौन है जो पसंद की गई है। वह जो कोई भी है, उस लड़की को बड़े ही प्यार से समझाओ कि दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आया करते। समझदार लोग अपनी और दूसरों की जिंदगियां बिना वजह बर्बाद नहीं किया करते। और उसके परिवार को उस भाषा में समझाओ जिस किसी भाषा में वह समझना चाहे। इतना कहकर रोहित अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। रोहित के खड़े होते ही चिराग भी अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, जी सर हो जाएगा। फिर रोहित मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाता है। अनिका किसी भी बात को लेकर जरा भी परेशान हो, रोहित को यह हरगिज बर्दाश्त नहीं था। जब अनिका ने कह दिया था कि प्रीति उसकी बहन जैसी है, तो अब रोहित के लिए भी बहन ही थी। अब सब कुछ उसी रीति में होने वाला था जैसे रोहित की अपनी बहन के लिए किया जाता। अब रोहित मारवा यह बात जल्द से जल्द आयशा मारवा को बता देना चाहता था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगले 7 दिनों तक उसका शेड्यूल बेहद बिजी होने वाला है। वह मीटिंग हॉल से निकलकर सीधा आयशा मारवा के पास पहुंच जाता है। आयशा मारवा इस वक्त अपने घर के नौकरों की बड़ी फौज से घिरी हुई थी। आयशा एक चेयर पर बैठी हुई थी और बाकी सभी नौकर उसके आगे और पीछे अपने हाथ बांधे खड़े थे। जब रोहित वहां पहुंचता है तो उसे केवल आयशा मारवा की आवाज़ सुनाई देती है। इस वक्त इतनी गंभीर मुद्दे पर बात चल रही थी कि किसी भी नौकर को इस बात की आहट तक नहीं होती है कि रोहित मारवा उनके पीछे ही खड़ा है। रोहित भी ऐसा गंभीर माहौल देखकर चुपचाप अपनी पीठ फेर कर वहीं एक कोने में खड़ा हो जाता है। अब उसे भी ऐसा लगता है कि वह भी जाने कि घर में ऐसा कौन सा मुद्दा उठ खड़ा हुआ है कि इतनी सुबह सुबह आयशा के सामने सबकी पेशी और पैरवी हो रही है। आयशा बड़े ही आराम से समझाते हुए कहती है, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और अगर होती तो अब तक इस घर के कितने नौकर उसका आहार बन चुके होते। बताओ, क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है? क्या इस घर में किसी भी सदस्य को या किसी भी एम्प्लॉय को या सर्वेंट को किसी भी तरह की कोई समस्या हुई है? किसी के भी मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। आयशा के सवाल पर सब सिर्फ अपनी गर्दन ना में हिला देते हैं। आयशा कहती है, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि यह बात उठी कैसे? आयशा का सवाल सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई जवाब दे। आयशा उन सभी को देखकर समझ जाती है कि यह समस्या इस तरह हल नहीं होने वाली है, इसीलिए वह पूछती है, कांति तुम बताओ, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? कांति बिना कुछ कहे चमेली की तरफ देखने लगती है। जब आयशा मारवा चमेली की तरफ देखती है तो चमेली पुष्पा की तरफ देखने लगती है। जब आयशा मारवा पुष्पा की तरफ देखती है तो पुष्पा अपनी निगाहें हरिया की तरफ कर देती है और हरिया अपना हाथ रमे की तरफ कर देता है। इस तरह से करते करते अंततः यह पता चल जाता है कि बात कहाँ से उठी। अब सुई घूम फिर कर राजपाल, चमनलाल और राम सिंह पर आकर रुकती है। उसके बाद अब आयशा उनकी तरफ देखती है तो वह सारा किस्सा कह सुनाते हैं। आयशा कहती है, मन के वहम का कोई इलाज नहीं, हमें अपने डर पर खुद ही जीत हासिल करनी होती है। ठीक है, तुम लोगों ने चाबियां वापस नहीं रखी थी, इसलिए मेज बाहर नहीं आ सकती थी, लेकिन तुम्हारी चाबियां के अलावा भी चाबियां और भी हैं जो ज़रूरत के समय इस्तेमाल की जाती हैं। हो सकता है कि किसी ने मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके उसमें से मेज बाहर निकाली हो। तुम सभी लोग यहीं रहते हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो शिफ्ट के हिसाब से मारवा हाउस में आते हैं
उनमें से किसी ने ऐसा किया होगा और तुम खामखा ही डर रहे हो और सबको डरा भी रहे हो। तभी एक नौकर दबी हुई आवाज में कहता है, मैडम जी, हमें विश्वास है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, लेकिन लोगों की बुरी नज़र तो हर जगह होती है, इसलिए यह उल्टी पुल्टी चीज़ें हो रही हैं। आप एक पूजा रखवा लीजिए ताकि हम सभी के मन से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ डर है वह भी निकल जाए। यह सुनकर आयशा मारवा अपना एक हाथ माथे पर रख लेती है कि इतना समझाने के बाद भी घूम फिर कर सुई वहीं आ गई। रोहित चाहता था 2 टूक में इस बात को ख़त्म कर सकता था, लेकिन यह उसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्र नहीं था, इसलिए चुप रह जाना ही उचित समझता है। तभी एक दूसरी नौकर कहती है, मैडम, कोई बचा हुआ डर हमारे मन में नहीं है, लेकिन बीच बीच में पूजा पाठ रखवाने से वातावरण सकारात्मक और शुद्ध रहता है, इसलिए आप पूजा रखवा लीजिए। इसी बहाने घर में छोटा सा फंक्शन भी हो जाएगा और वातावरण के साथ साथ सबके दिमाग की भी शुद्धि हो जाएगी। उसकी बात सुनकर बाकी सभी नौकर हंसने लगते हैं। आयशा कहती है, ठीक है, अगर तुम लोगों को इसी से तसल्ली मिलती है तो हम पूजा भी रखवा लेंगे। अब जाओ और जाकर सब अपने अपने काम पर लग जाओ। सभी नौकर वहां से अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। तब रोहित आयशा के सामने आ खड़ा होता है। रोहित को देखकर आयशा अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए मजाक के अंदाज में कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम मेरा बेटा तो इस वक्त भूत पूजा या किसी फंक्शन के बारे में बात करने नहीं आया है। रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं माँ, भूत के बारे में बिल्कुल भी नहीं। फिर पूछते हुए कहता है, यह सब क्या था माँ? आयशा कहती है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। इतने बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी मोटी घटनाओं का होना सामान्य बात है। यह सब मुझ पर छोड़ दो। तुम उन बातों पर ध्यान दो जो तुम्हारा ध्यान देने लायक हैं। ऐसा कहते हुए आयशा और रोहित आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर जहां वह दोनों तसल्ली से बात कर सके वहां जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। आयशा कहती है, रोहित मारवा इतनी सुबह सुबह अपनी माँ को ढूंढते हुए आया है तो जरूर बात कुछ विशेष होगी। कहो मेरा बेटा क्या कहना चाहता है? रोहित कहता है, माँ, यही कोई 2 हफ्ते के बाद घर में एक सगाई फंक्शन है और वह सब आपको ही देखना है। मैंने चिराग को बोल दिया है, बाकी आप देख लीजिएगा। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर आप चाहें तो यह पूजा भी उसी वक्त रखवा सकती हैं। आयशा आश्चर्य से रोहित की तरफ देखती है, फिर कुछ पल रुक कर रोहित से कहती है, अब सस्पेंस बनाकर रखोगे या आगे भी बताओगे कि किसकी सगाई है? इसके बाद रोहित सारी बातें विस्तार से आयशा को समझा देता है। आयशा रोहित के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अच्छी बात है, तुम्हारा सरप्राइज एक सरप्राइज ही रहेगा। निश्चिंत रहो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर आयशा अपनी जगह से खड़ी होती है और अभी मुझे बहुत काम है कहकर वहां से चली जाती है। रोहित भी वापस अनिका के पास पहुंचने के लिए लौट जाता है ताकि वह आज की मीटिंग के लिए निकल सके। वापस जाते हुए ना जाने क्यों रह रहकर उसके दिमाग में नौकरों की कही हुई बातें घूमने लगती हैं। उसके मन में यह ख्याल पैदा होता है कि आजकल घर में यह क्या चल रहा है। कभी भी कोई भी चीज़ कहीं से गायब हो जाती है और फिर कहीं पर भी प्रकट हो जाती है। फिर मीटिंग की जल्दी में वह इन सब को दिमाग से एक तरफ करते हुए तैयार होने के लिए चला जाता है। दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी अब तक वह रिकॉर्डिंग सुन चुकी थी और अपने दोनों हाथ पीछे करके अपने बड़े बड़े कदमों से लगातार इधर से उधर टहलते हुए कुछ सोच रही थी। रुद्रमा देवी भी उसके पास ही खड़ी थी। कुछ देर बाद दमयंती देवी अपनी ओढ़नी को पीछे की तरफ धकेलते हुए वहां टंगे हुए झूले पर बैठ जाती है। फिर रुद्रमा देवी की तरफ देखते हुए कहती है, चलो मान लिया कि उस अनिका की याद चली गई है, लेकिन इस ऑडियो से यह साबित नहीं होता कि अभी तक उसकी स्मरण शक्ति वापस नहीं आई है। आपने सुना ना उस रोहित मारवा ने क्या कहा कि वह तलाक देने वाली थी, लेकिन लिया नहीं। हमने जो जाल फैलाया था, उन दोनों के बीच जो कड़वाहट और गलत फहमियाँ पैदा की थी, उसी की बदौलत उनका तलाक होने वाला था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अनिका का मन बदल गया। वह अनिका जो रोहित को छोड़ने वाली थी, वह अचानक से मनाली को छोड़कर गुलेरिया हाउस जाने की जगह मारवा हाउस पहुंच गई और अपने बच्चे और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। फिर एक पल रुक कर दोबारा कहना शुरू करती है, आपने सुना ना लक्ष्य ने क्या कहा? सौम्या ने खबर दी है कि उस अनिका ने हमारी किसी सिपाही को जिंदा पकड़ लिया था। अगर उसकी स्मरण शक्ति वापस नहीं आई है तो यह कैसे हुआ? दमयंती देवी एक बार फिर से उठ खड़ी होती है और इधर से उधर टहलने लगती है। अब रुद्रमा देवी कहती है, मान लिया कि अनिका ने रोहित मारवा को नहीं छोड़ा और हमारी एक सिपाही को भी जिंदा पकड़ लिया गया, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि उसकी स्मरण शक्ति वापस आ गई है। इससे पुख्ता स्तर पर लेवल केवल इतना ही साबित होता है कि उसकी
याददाश्त शक्ति गई थी, किंतु वापस आई है या नहीं, इस विषय में अभी कुछ संदेह है। हम बिना ठोस सबूत के कोई भी अगला कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारी जल्दबाजी और लापरवाही पहले ही हमारे साम्राज्य को अच्छे खासे झटके दे चुकी है। मैं भी चाहती हूँ कि जो तुम सोच रही हो वही सच हो, लेकिन तुम्हारे इस सच को सोच की नहीं, प्रमाण की आवश्यकता है। जहाँ तक रोहित से अलग नहीं होने की बात है, तो हम सभी जानते हैं रोहित मारवा का प्रेम मनिका के लिए गंगा सा पवित्र है, समुद्र सा गहरा है। जब वह उसे एक बार अपने प्यार के आगे झुकाकर शादी कर सकता है, तो दूसरी बार वह उसे अपने प्यार से प्रभावित करके अपनी जिंदगी में रोक क्यों नहीं सकता। तुमने जो गलतफहमियां पैदा करवाई थी, क्या वह उन्हें दूर नहीं कर सकता। वह अपनी दौलत के दम पर सच्चे झूठे सभी तरह के ढेरों प्रमाण कुछ ही देर में जुटा सकता है। इसके अलावा जहाँ तक सिपाही के पकड़े जाने का सवाल है, तो सौम्या खुद देखने नहीं गई थी। हमारी पूर्व जानकारी के अनुसार रोहित मारवा के और गुलेरिया परिवार के सुरक्षा कर्मियों ने अपने हमलावरों का सामना किया था। उन्होंने ही हमारे सिपाही को पकड़ा भी होगा, ताकि वह अपने दुश्मन की जड़ तक पहुंच सके, और पकड़ने के बाद हमारी सिपाही को मारवा हाउस में रखा गया हो, जहां सौम्या ने उसे देखा होगा। दमयंती देवी नाराज होते हुए कहती है, अब छोड़ो इन सब बातों को और संक्षेप में बताओ कि कहना क्या चाहती हो। रुद्रमा देवी कहती है, अनिका की याद शक्ति का सत्य और कोई जानता हो या ना जानता हो, वह खुद जरूर जानती है। इसलिए यह सच उसी के मुंह से उगलवाने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। उसके किसी अपने को कैद में लिया जाए। दमयंती देवी अपनी आवाज को कड़ा करते हुए कहती है, कोशिश की थी श्रेया को कब्जे में लेने की, उसका क्या परिणाम हुआ यह आप जानती ही हैं। उसके बाद भी फिर वही बात।